नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। इकॉनमी के मौजूदा हालात को लेकर आज शाम अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के अधिकारी हो सकते हैं शामिल। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। जीएसटी में बड़े रिफॉर्म को लेकर मंथन शुरू। 2 दरों वाले जीएसटी पर 20 और 21 अगस्त को जीओएम की अहम बैठक। आम राय बनाने की होगी कोशिश। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लग सकती है मोहर। जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान ने बाजार में भरा जोश। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी। ऑटो कंजम्पशन से जुड़े शेयर्स में तेजी। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। मुंबई में जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। ट्रैफिक की धीमी पड़ी रफ्तार। रेड अलर्ट के बाद स्कूलों को बंद रखने के निर्देश। अगले 2 दिन मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में बारिश को लेकर रेड अलर्ट। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज भारत आएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे वांग यी। आज वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ट्रंप से रूस यूक्रेन युद्ध पर होगी बात। जेलेंस्की के साथ जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। आज औरंगाबाद के कुटुंबा से हुई शुरुआत। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा वहां राहुल की यात्रा। ऑनलाइन शॉपिंग में फेक रिव्यू पर सख्त हुई सरकार। ई कॉमर्स कंपनियों को जांच कर हटाने के आदेश। कड़े नियम लागू करने की भी चेतावनी। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्रियों के साथ अहम बैठक कर सकते हैं। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, आज शाम अर्थशास्त्रियों के साथ ये अहम बैठक हो रही है। किन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या एजेंडा रहेगा इस पूरी बैठक का? देखिए, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है 3 वजह से। पहली वजह तो ये है कि जिस तरीके से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किए, सिर्फ जीएसटी का ऐलान नहीं किया, उन्होंने एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात की। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात की, आत्मनिर्भरता की बात की। तो उन सारी चीज़ों पर कैसे आगे बढ़ना है, ज़मीन पर चीज़ों को कैसे ले जानी है, इसको लेकर के रणनीति बनाई जा सकती है। इस बैठक में इस पर चर्चा होनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, उन बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालात में भारत दुनिया के सबसे तेज अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन इसको और कैसे जान फूंकी जाए और इसमें क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, और इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होनी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक के जरिए जीएसटी के असर को, चूँकि जीएसटी एक बड़े रिफॉर्म की बात यहाँ पे की गई है, जीएसटी के असर को कैसे देखा जा रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है। जिसमें एक जो बड़ा ऐलान किया गया था कि टास्क फोर्स बनाया जाएगा स्ट्रक्चरल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए। टास्क फोर्स के क्या शर्तें होनी चाहिए, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे व्यवस्था में अलग अलग जो अड़चन है उसको दूर किया जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसलिए बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में देश के नामी गिरामी अर्थशास्त्री हैं, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें जा सकती हैं, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इसमें जा सकते हैं, और इस बैठक के बाद एक रोड मैप निकलता हुआ आपको दिखेगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2 दरों वाली जीएसटी पर 20 और 21 अगस्त को अहम बैठक होने वाली है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में आम राय बनाने की कोशिश होगी। जीओएम की सिफारिश पर आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुहर लग सकती है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक बताएं, क्या जानकारी है? आगामी जीएसटी की बैठक में माना जाए कि ये जो बदलाव किए गए हैं इस पर मुहर लगनी तय है?
बिल्कुल, देखिए जो अभी केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर जो प्रपोजल दिया गया है, जिसमें बड़ी बात यह है कि 2 मुख्य दरें होंगी जीएसटी की और इसके अलावा बहुत सारी चीजों पर दरों में कटौती कर दी गई है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि अब जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसमें एक रेट रैशनलाइजेशन है और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, इसमें आम राय बनाना जरूरी है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 20 और 21 तारीख को जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से रेशनलाइजेशन की उसकी बैठक होने वाली है और इसी बैठक में जो केंद्र सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो भी प्रपोजल आए हैं उस पर सभी जो मेंबर्स स्टेट्स हैं उनके साथ आम राय बनाने की कोशिश होगी। अगर ये आम राय बन जाती है या फिर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है, इस सिफारिश को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा, जहां पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ एक जीएसटी काउंसिल की बैठक से इतने सारे प्रपोजल पर मंजूरी नहीं मिल सकती। इसके लिए मैराथन जीएसटी काउंसिल की बैठक करनी होगी। हो सकता है कि 1 से ज्यादा या 2 से भी ज्यादा जीएसटी काउंसिल की बैठक करनी पड़े। तमाम जितने भी प्रपोजल्स वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर सौंपी गई है, क्योंकि सीधे सीधे केंद्र सरकार की तरफ से प्रपोजल आए हैं, लिहाजा इसको जीएसटी काउंसिल में नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए जीओएम के रूट के जरिए इसको भेजा जाएगा। तो लिहाजा आगामी जीएसटी काउंसिल की जो बैठकें होने वाली हैं उन पर नजर रहेगी, क्योंकि वहीं पर इन तमाम प्रपोजल्स पर हरी झंडी मिलने की संभावना है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आप दिवाली पर गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं तो बुकिंग के लिए दिवाली आने का इंतजार ना करें। अगर आप दिवाली में डिलीवरी के लिए अभी भी गाड़ी बुक करते हैं तो आपको प्रस्तावित टैक्स कटौती का फायदा मिलेगा। कैसे, समझा रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है, गाड़ी की बुकिंग अभी करें या इसके लिए दिवाली का इंतजार करें जब प्रस्तावित टैक्स कटौती का फायदा मिल सके। तो इस मामले में हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की और सबकी जो सलाह है वो यही है कि गाड़ी की बुकिंग के लिए दिवाली का इंतजार ना करें। गाड़ी की बुकिंग आप अभी कर सकते हैं, भले ही इसकी जो डिलीवरी है और जो फाइनल पेमेंट है वो आप डिलीवरी जो दिवाली के बाद है वो ले सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आपकी गाड़ी की खरीद पे जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो फाइनल के टाइम पे होगा, ना कि बुकिंग के समय पे। और जो बुकिंग डॉक्यूमेंट होगा उसमें ये साफ तौर पे मेंशन रहता है कि जो आखिरी कीमत है वो सब्जेक्ट टू चेंज है। जिस तरीके से टैक्स बढ़ता या घटता है उसका असर पड़ेगा आखिरी कीमत पर। और इस केस में आपकी अगर कीमत घटती है, अगर जो जीएसटी है वो घटता है, तो इसका फायदा आप ले सकते हैं अगर आप फाइनल पेमेंट दिवाली के बाद करते हैं। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक जो छोटी गाड़ियां हैं, जो सामान्य गाड़ियां हैं, उसमें अभी 28% जीएसटी लगती है और 1 से 3% का सेस लगता है। इसे कम करके 18% तक करने की बात है। साथ ही जो लग्जरी गाड़ियां हैं वहां पे अभी 28% की जीएसटी लगती है और करीब 22-23% जो है सेस लगता है। जो आखिरी टैक्स है वो करीब 50% से ज्यादा हो जाती है, उसे जो है 40% करने की बात है। एक और कारण जो कि जो सलाह दी जा रही है कि आप दिवाली से पहले जो है वो बुकिंग कर लें, वो ये है कि अभी मार्केट में चूंकि बहुत सारी अनिश्चितता बन गई है, तो ऑटो सेक्टर के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि कंपनियां हो सकता है कि जल्दी फेस्टिव जो सेल है उसकी घोषणा कर दें, उसके फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये सेल तभी तक रहेगा जब तक गाड़ियों के स्टॉक रहेंगे और अगर आप और ज़्यादा इंतज़ार करते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने पसंद का मॉडल, पसंद का कलर या वेरिएंट जो है वो ना मिल सके। तो इसके लिए जल्दी जो है वो बुकिंग कराना ज़रूरी है। साथ ही अगर आप और ज़्यादा देर करते हैं तो उसमें फिर हो सकता है कि अगर आप दिवाली के बाद बुकिंग कराते हैं, 1-2 महीने और लगते हैं डिलीवरी में, तो फिर 1 साल बदल जाएगा, तो आपको नए साल के हिसाब से पेमेंट करना पड़ सकता है। और आमतौर पर जो कंपनियां हैं हर साल जो है कीमतें बढ़ाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो एक्सपर्ट्स की सलाह है वो ये है कि अगर आप दिवाली के बाद जो है डिलीवरी चाहते हैं तो भी बुकिंग अभी करा लें, भले ही जो आखिरी पेमेंट है वो उसके बाद करें। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जीएसटी, दिवाली गिफ्ट और आत्मनिर्भरता को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। लेकिन भारत की इकॉनमी इसके लिए कितनी तैयार है, इसी पर आज आवाज अड्डा में हम खास चर्चा करेंगे। जरूर देखिए शाम 7:57 पर। अब बात शेयर बाजार की। जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान ने बाजार में जोश भर दिया। आज बाजार में चारों तरफ हरियाली दिखी। सेंसेक्स, निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। कारोबार के दौरान ऑटो कंजम्पशन से जुड़े शेयर्स में तेजी देखने को मिली। रियलिटी, मेटल, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं आईटी और फार्मा शेयर्स पर दबाव दिखा। आमतौर पर सोने के पीछे चांदी का नाम लिया जाता है, लेकिन फिलहाल चांदी से
सोने से ज्यादा चमक रही है। सिल्वर के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और आगे कैसी रहेगी चाल, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अभी ज्वेलरी शोरूम में सोने से ज्यादा चांदी के सेक्शन में भीड़ देखने को मिल रही है। आज की तारीख में जीएसटी और मेकिंग चार्ज मिला के 10 ग्राम सोना 1,05,000 का पड़ रहा है, तो 1 किलो चांदी के दाम हो गए हैं 1,20,000 रुपए। पिछले 3 महीने में दोनों धातु के दाम में अमूमन 19-20% बढ़ोतरी हुई है। खरीदार और बेचने वालों को भविष्य में सोने से ज्यादा रिटर्न चांदी में दिख रहा है। मुझे लगता है कि सिल्वर की प्राइस एज कम्पेयर टू गोल्ड बढ़ सकते हैं और सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है अपार्ट फ्रॉम द ज्वेलरी, सो दैट्स व्हाई आई थिंक सिल्वर गोना राइज। 80 से 1 लाख तक के रेट में लोग इतने इच्छुक नहीं थे। जैसे 1 लाख का रेट क्रॉस किया, लोगों ने अपनी खरीदारी थोड़ी अग्रेसिव बनाई, ऐसा माहौल बना हुआ है। असल में चांदी का इस्तेमाल सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं है। सेमीकंडक्टर, एआई और सोलर इंडस्ट्री में सिल्वर का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। एशियन देशों में भी चांदी की खरीदारी बढ़ रही है। ये जो न्यू एज इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स, एआई, सोलार, उसमें भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चांदी का खपत काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से भी इसका अभी जो प्राइस मोमेंटम एज वेल एज डिमांड मोमेंटम दोनों में अच्छा रिवाइवल है। कुल मिलाकर अभी और आगे जो परिदृश्य नजर आ रहा है, उसमें मिडिल क्लास को निवेश और बचत के लिहाज से चांदी को ज्यादा तवज्जो देखने को मिल रही है। चांदी अगर यहाँ से सस्ती होती है तो खरीदारी में और बढ़ोतरी होगी, और अगर दुनिया में कहीं पर भी युद्ध जैसे हालात हुए तो दाम और बढ़ सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त क्या आप भी प्रोडक्ट का कस्टमर रिव्यू पढ़कर खरीदारी का फैसला करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मिलने के बाद लगता है कि रिव्यू कुछ गड़बड़ थे? कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के पास लगातार ऐसी शिकायतें बढ़ रही हैं और अब ई कॉमर्स कंपनियों के लिए मंत्रालय की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या नया आदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, खासतौर पर ई कॉमर्स पर जो फेक रिव्यूज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं उस पर शिकंजा कसने के लिए? अभी आप किसी ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर शॉपिंग करते हैं या फिर खाना ऑर्डर करते हैं तो आप उसकी रेटिंग और रिव्यू के ऊपर बहुत ज्यादा ही भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये रेटिंग या तो पेड होती है या फेक होती है। इसको लेकर के जो कंज्यूमर मंत्रालय है उसने कई सारी गाइडलाइंस भी इश्यू की हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से वॉलंटरी है। अभी हाल ही में ही एक सर्वे हुआ जिसमें ये पाया गया कि इसमें जो ई कॉमर्स कंपनी है उनकी वेबसाइट पर अभी भी बहुत सारे फेक रिव्यूज आ रहे हैं। तो जो कंज्यूमर मंत्रालय उसने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को एक चेतावनी दी है कि आप अपने यहाँ से जितने भी फेक रिव्यूज हैं इनकी जांच कीजिए और इसको हटाने की शुरुआत कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये जो नॉर्म्स हैं, ये रेटिंग के, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, लेकिन सरकार इनको मैंडेटरी करने की भी तैयारी कर रही है। हालांकि अभी सरकार ने जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं या फिर ऑनलाइन कंपनी है उनको एक चेतावनी जारी किया और कहा है कि आपके यहाँ जितने भी फेक रिव्यूज है, फेक रेटिंग्स है, उनको हटा लीजिए, अन्यथा हमको आगे बढ़कर के जो रेटिंग फ्रेमवर्क है इसको मैंडेटरी करना पड़ेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज कंज्यूमर अड्डा में भी हम खास इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से फेक रिव्यू एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो जरूर देखिए शाम 5:57 पर। वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा शुरू की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा देश इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता का जश्न मना रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर विपक्ष एस्ट्रोनॉट से नाराज कैसे हो सकता है। एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी
असफल हैं और उसके लिए तैयार नहीं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं जितने विदेशी सैलानी भारत घूमने आते हैं उससे करीब 3 गुना ज्यादा भारतीय विदेश घूमने जाते हैं। भारत में विदेशी सैलानियों की संख्या कोविड से पहले के स्तर पर भी नहीं पहुंची है। भारत में पर्यटन की एपेक्स बॉडी फेड ने विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। इसी पर ही देखिए ये खास रिपोर्ट। विदेशी सैलानियों के भारत आने की रफ्तार 2019 में कोविड के दौरान कम हुई, लेकिन महामारी खत्म होने के बाद भी पटरी पर नहीं लौटी। 2019 में भारत में 1.09 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे। 2020-21 में भारी गिरावट रही। 22 में ये संख्या 64.4 लाख हो गई। 2023 में 95,20,000 और 2024 में 99,50,000 सैलानी भारत आए, यानी अभी भी 2019 के मुकाबले थोड़ी कमी है। लेकिन दिलचस्प बात है कि भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या इससे कहीं तेजी से बढ़ रही है। 2019 में 2,69,00,000 भारतीय बाहर घूमने गए थे। ये संख्या 2024 में बढ़कर 3,08,00,000 पर पहुंच गई है। पर्यटन उद्योग की शीर्ष संस्था फेथ ने अब सरकार से वीजा नियमों को आसान करने की मांग की है। साथ ही इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन दोबारा शुरू करने की मांग भी की जा रही है। सबसे बड़ी गवर्नमेंट जो कर सकती है, एक तो सबको सैनिटाइज करे, जितनी बाहर कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कि यहाँ सब ठीक है, जो आपने एडवाइजरीज इशू करी है वो हटाएं आप। उसके अलावा जब तक हम बाहर प्रमोशन नहीं करेंगे, जब तक हम चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, जब तक हम उसमें कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। हम यहाँ देख रहे हैं आपने इंडिया में, जब चाहे वियतनाम है, चाहे कंबोडिया है, चाहे सऊदी अरब है, कितना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, और फ्लाइट भर भर के जा रही है इंडियन टूरिस्ट की, क्योंकि दे आर बीइंग विजिबल। जब तक मैं किसी चीज़ की विजिबिलिटी नहीं करूँगा, जब तक मैं उसका नॉइज़ नहीं बनाऊँगा, कोई नहीं आएगा। इट विल टेक टाइम। ये जितने भी आ रहे हैं वो हम टूर ऑपरेटर्स की वजह से आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल। भारत आने वाले लोगों में अमेरिका, बांग्लादेश, यूके के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर और पर्यटक आते हैं तो फायदा हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ एविएशन को भी होगा। We need to do more, and I think one of the things we need to do is to make sure that the visa arrangements are easier or being abandoned when it comes to short-term stay in India. You know, some other countries have done it very successfully, even for Indian customers to come, and they do that. And secondly, I would say the ease of travel and ease of going around would be two elements. But the opportunity clearly is out there, because the number of foreign visitors today for India is relatively limited as compared to other countries. भारत के मुकाबले थाईलैंड, वियतनाम और यूएई जैसे देश आसान वीजा, सस्ते पैकेज और आक्रामक मार्केटिंग से विदेशी पर्यटकों को खींच रहे हैं। इंडस्ट्री मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस योजना फिर से शुरू करने की मांग कर रही है, जिससे छोटे मध्यम ऑपरेटर्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मदद मिले। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर मुंबई से, जहां पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई में जगह जगह सड़कों पर पानी का सैलाब है। तेज बारिश की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी ही दिखाई देगा। विले पार्ले से लेकर सायन के गांधी मार्केट तक जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरने से लोकल ट्रेनों को चलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इधर कुर्ला, सायन, किंग सर्कल, हिंदमाता, अंधेरी, परेल में कुछ जगह घुटनों तक पानी जमा हो गया है। बारिश की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। मौसम विभाग ने मुंबई में आज और कल के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज भारी बारिश की वजह से बंद है। दूसरी तरफ स्काईमेट ने मुंबई में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 3 दिन के अंदर अंदर ही 400 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई है, 430 मिलीमीटर, और
जो मंथली कोटा होता है वो तो लगभग मुंबई का पूरा हो गया है। अगस्त महीने का 585 मिलीमीटर बारिश होती है और करीब करीब उसके पास पहुंच गया है। अब जो भी है वो सरप्लस होगा और हैवी रेन होगी। जैसे मैंने कहा, ये उस तरह की बारिश होगी जिसमें हर तरह की मुश्किल बढ़ जाती है, चाहे वो कम्यूट करने वाले लोग हों, चाहे वो रेल ट्रेवल, एयर ट्रेवल, सभी कुछ, जल भराव, किसी तरह की भी स्थिति की बात करें तो अगले 4 दिन थोड़ा ऐसे रहेंगे। कल 2 दिन जो है वो थोड़े ज्यादा वर्षा रहेगी। गैप बहुत कम मिलेंगे। इट इज लगभग नॉन स्टॉप रेन जिसको कहते हैं उस तरह ही चलेगी, और बीच में बहुत भारी वर्षा के स्पेल भी काफी लंबे भी हो सकेंगे। मुंबई के बाद बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। अगले 2 दिनों में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक 19 अगस्त की रात तक यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर पहुंच सकता है। यमुना तट पर रहने वाले लोगों को वहां से हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में आज आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।